SC ST लोगों के लिए जो है ये कानून थोड़ा सा जो है गलत हो सकता है अगर सरकार इस प्रकार से करती है तो। जैसे झारखंड के अंदर कानून चलता है, CNT एक्ट यहां कानून चलता है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम। यह कानून एक ऐसा कानून है जो कानून में क्या कहा गया है कि SC ST का जमीन को जो है बड़ी जाति के लोग नहीं खरीद सकता है। अगर भारत सरकार इस कानून को पास करता है तो समझ लीजिए कि यह कानून हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। भारत देश में कानून है इंडियन फॉरेस्ट राइट टू एक्ट 2006। यह कानून जब 29 दिसंबर को पास हुई तो इस कानून में कहा गया कि वन में जो अधिकार होगा, वन का जो जमीन का अधिकार होगा वो किनका होगा। तो उनमें लिखा गया है कि आदिवासी लोग जो 13 दिसंबर 2005 से ठीक 3 पीढ़ी पहले से अगर कोई लोग जंगल में रह रहे हैं तो उस जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत सरकार लाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान सहायक हो सकता है। तो साथियों, सबसे पहले ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सरकार लेके आती है तो सबसे पहले हम लोगों को सरकार को दिखाना होगा कि उसमें क्या क्या चीज को लेके आ रहा है। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी, इसके बाद इन्होंने 3 मुद्दे के ऊपर काम करना शुरुआत किया। पहला मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा, जो राम मंदिर का मुद्दा का सपना पूरी तरह से साकार कर लिए। दूसरा मुद्दा था 370 धारा हटाना, 370 धारा भी ये हटा लिए। और तीसरा ये मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। भारतीय सरकार जो है अब समान नागरिक संहिता लाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी जो है समान नागरिक संहिता की लाने की बात कर रहे हैं। और इस समय साथियों, ये भाजपा के सरकार के द्वारा ही, क्योंकि उत्तराखंड में जो है भाजपा की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी, वो उत्तराखंड में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल जो है आज 6 फरवरी 2024 है। तो यही 6 फरवरी 2024 को जो है आज ही के दिन पुष्कर सिंह धामी जी जो है बिल पेश करने वाले हैं विधानसभा में। आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जब पास हो जाएगा तो क्या होगा, ये सभी लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग तुरंत जो है किसी भी चीज़ों का तुरंत विरोध कर देते हैं। तो किसी भी चीज़ों का विरोध करने से पहले उन कानून को समझना है। और जब भी कोई कानून को लाया जाता है, जब भी कोई कानून को बनाया जाता है, बिल लेके आए जाते हैं, तो एक ऐसी कानून होनी चाहिए जो संविधान में दिए गए कोई मौलिक अधिकार को ना छीनता हो। जब तक उस संविधान में उनके बारे में कोई चर्चा ना किया गया हो तब तक आप असंवैधानिक तरीके से कोई काम नहीं कर सकते हो। और यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस प्रकार से अगर आ रहा है और बिल यदि आज को पेश करने वाले हैं विधानसभा में, तो क्या यह संविधान में इसका कहीं जिक्र है? संविधान क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात संविधान करते हैं? तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि हम संविधान निर्माता से ज़्यादा बड़ा जो है बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा बड़ा ज्ञानदाता नहीं बन सकते हैं। अम्बेडकर से ज़्यादा बुद्धिमान हम लोग नहीं बन सकते हैं। हम लोग उसकी नाखून के बराबर है। बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल नंबर 44 में, मैं लिख देना चाहता हूं बीच में, आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में बाबा साहब अम्बेडकर अनुच्छेद 44 में कहते हैं कि राज्य सरकार, राज्य का मतलब साथियों खाली स्टेट नहीं, बल्कि स्टेट का मतलब होता है भारत सरकार, अगर सरकार चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकता है, समान नागरिक संहिता ला सकता है। तो यदि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर राज्य सरकार लाना चाह रहे हैं तो समझ लीजिए एक प्रकार के संवैधानिक तौर तरीके से वो लेकर आ रहे हैं। मतलब यहां पर अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लीजिए हम लोग आर्टिकल नंबर 44 का हम लोग विरोध कर रहे हैं। खैर, अब हम जानते हैं कि आखिर ये सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लेके आएगी तो इन्होंने जो है संविधान में जिस प्रकार से चर्चा किया गया है कि कोई ऐसी कानून नहीं बनेगा
जो कानून किसी के मौलिक अधिकार को छीनेगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा या कोई ऐसा कानून रहेगा भी नहीं। यह आर्टिकल नंबर जो है 13 में इस प्रकार से चर्चा किया गया है। तो सरकार अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आती है तो आखिर क्या क्या रहेगा उसमें, और क्या हमारा मौलिक अधिकार को छीन सकता है क्या? तो सबसे पहले हमको जानना होगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। साथियों, हमारे जो देश में जो कोर्ट है वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। ये तीनों कोर्ट जो होता है वो दो ही प्रकार के मामला को देखता है, एक क्रिमिनल मामला को देखता है और एक सिविल मामला को देखता है। सिविल मामला को हम लोग दीवानी मामला कहते हैं और क्रिमिनल मामला को हम लोग फौजदारी मामला कहते हैं, आपराधिक मामला कहते हैं। अब थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट समझिए। क्रिमिनल मामला क्या होता है? क्रिमिनल मामला एक ऐसी मामला होता है जैसे किसी को मार दिए आप, हत्या कर दिए किसी को, या तो बलात्कार कर दिए। तो इस प्रकार से जो मामला है, जो मामला सरकार भी एक्शन ले सकती है, सरकार भी उसमें दखल कर सकता है। मान ली किसी महिला के साथ रेप हुआ है, किसी लड़की के साथ जो बलात्कार हुए हैं, तो इस मामला में सरकार भी एक्शन लेगी और दो पक्ष के लोग भी रहेंगे, यानी एक्स वाई और तीसरा जेड भी रहेंगे। यानी ये एक पूरा समाज को पूरी तरह से इसमें गंदगी फैल सकता है। यह आपराधिक मामला में समाज को इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए सरकार इसमें बहुत इन्फोर्स करेगा, सरकार इसमें बहुत ध्यान देगी। यह आपराधिक मामला हो गया, इसमें सजा होता है, जेल होता है। मर्डर कर दिए, चोरी कर लिए, डकैती कर लिए, बलात्कार कर दिए, तो ऐसी जो मामला होती है ये सभी मामला में सजा होती है। और ये सजा जो होता है वो आईपीसी के तहत होता है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो ये जो आपराधिक मामला होता है, यह आपराधिक मामला में क्या होता है, सभी जाति सभी धर्म के लिए समान कानून होता है, सबके लिए बराबर होता है। इसीलिए इसको कहा गया कोड। कोड मतलब संहिता, संहिता मतलब यह होता है कि कुछ ऐसी कानून हो जो कानून सबके लिए बराबर हो, उसको कहते हैं कोड। तो ये कोड जो है क्रिमिनल मामला में जो है सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति के लोग हो। अगर ब्राह्मण लोग किसी को मार देते तो उनके लिए भी सजा वही होगा। अगर चीफ मिनिस्टर किसी को मर्डर करते तो उनके लिए भी धारा वही लगेंगे जो हम जैसे लोगों के लिए लगेगा। तो ये सारी जो हो गया आपराधिक मामला हो गया। ये टोटल जो होता है वो एक प्रकार का फौजदारी मामला हो गया। और जो सिविल मामला होता है इसको कहते हैं हम लोग दीवानी मामला। इस दीवानी मामला जो होता है ये दो लोगों के बीच में होता है, एक पक्ष दूसरा पक्ष। जैसे मान ली जमीन की लड़ाई हो, तब भाई भाई में पक्ष पे लड़ाई हो रहा है। इसके बाद मान लीजिए जैसे शादी विवाह हो गया, जैसे मान लीजिए बेटी और बेटा को जो है संपत्ति में अधिकार हो गया, जिसे गोद लेने की अधिकार हो गया, जिसे मान लीजिए माता पिता को गुजारा भत्ता देने की जो अधिकार हो गए। ये सारी जो मामलाएं होती है वो होता है सिविल मामला। ये सब में तुरंत केस, तुरंत जो है जेल नहीं जाना होता है, तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो इसको कहा गया है सिविल मामला। अब ये सिविल मामला में जो है सरकार लाना चाहता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए समान, समान कानून लाना चाहता है। जिस प्रकार से क्रिमिनल मामला में समान सबके लिए कानून है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उसी प्रकार से सिविल मामला में शादी विवाह, इसके बाद गोद लेने की प्रक्रिया, या तो गुजारा भत्ता देने की क्रिया, जमीन जायदाद की मामला, ये सारी जो मामला है, शादी विवाह की मामला, ये सभी है सिविल मामला। इसमें भी सरकार अब जो है सबके लिए समान कानून लाना चाहता है। भारत देश में साथियों हिंदू के लिए अलग कानून है, हिंदुइज्म लॉ, उसके लिए पर्सनल लॉ है। इसके बाद मुस्लिम लोग के लिए मुस्लिम लॉ है, पर्सनल लॉ है उसके लिए भी। मुस्लिम लोग की जो शादी विवाह होती है उनकी जो शरीयत कानून के तहत मान्यता मिला है कि 15 वर्ष की जो महिला है वो 15 वर्ष की महिला भी जो है वो शादी करने का योग माना गया। संपत्ति का जो अधिकार मिलेंगे महिलाओं को, उसको जो है जितना संपत्ति होगा उस संपत्ति में से 25% ही जो है बेटी को संपत्ति मिलेगा
बाकी बात 75% जो बचेगा वो सिर्फ दोनों बेटा, मान ली 3 गो हो गया, एक बेटी है, मान ली 3 ठो बेटा है, तो दोनों बेटा को जो है एकदम बराबर मिलेगा, लेकिन बेटी को मात्र मिलेगा कितना, 25%। समझ लीजिए, 3 हिस्सा में से अधिक मिलेगा बेटा को, और उसका जो तीसरा भाग होगा वो मिलेगा बेटी को। यानी कि इसमें जो मुस्लिम लॉ में जो कानून है, उसमें जो प्रॉपर्टी का कानून है, उस कानून में कहा गया है कि बेटी को मिलेगा कम, अब बेटा लोग को ज्यादा प्रॉपर्टी का अधिकार मिलेगा। लेकिन यदि आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को देखते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को देखते हैं, तो ये जो कानून है, इस कानून में कहा गया है कि जितना बेटी को मिलेगा संपत्ति उतना बेटा को मिलेगा, यानी जितना बेटा को संपत्ति दिया जाएगा उतना ही बेटी को भी मिलेगा, सबके लिए बराबर। तो ये सारे जो संपत्ति का अधिकार है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान किया गया है कि जो महिलाएं की शादी की उम्र जो एज है, वो एज होगा 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए, 21 वर्ष का होना चाहिए लड़का, तब ये शादी कराने का योग माना गया है। पर मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है, मुस्लिम लॉ में 15 वर्ष का भी लड़की रहेंगे तो शादी कर सकते हैं। हिंदू धर्म जो है, इस हिंदू धर्म के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट की जो धारा है, इसके बाद दिया गया है और दिया गया है कि गोद लेने की जो प्रक्रिया होगा, जो व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उनके लिए जो है कम से कम, जितना साल का बच्चा है उनसे कम से कम 25 वर्ष का जो है, या तो 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए जो व्यक्ति गोद ले रहा है, और कम से कम इसमें निर्धारित किया गया है कि 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को ही गोद ले सकते हो। पर मुस्लिम लोग में ऐसा नहीं है। तो शादी विवाह के लिए जो है, ये हमारे भारत देश में जो है सबके लिए अलग अलग नियम कानून है। तो ये कानून जो टोटल है, ये कानून सबके लिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा फायदा किसको होने वाला है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा, तो वो फायदा होगा मुस्लिम लोगों को, क्योंकि मुस्लिम लोगों की बहुत कम एज में शादी करा दिए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सब जो है बाधा बन जाती है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, कम एज में शादी हो जाता है। और साथियों, इस हिंदुइज्म लॉ में उसमें शादी के लिए प्रावधान किया गया है कि एक शादी जो किया हुआ व्यक्ति है वो दूसरा शादी कभी नहीं कर सकता जब तक पहला पत्नी को तलाक ना दे दे। पर मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है साथियों, उसमें शादी कर सकते हो। तो ये सब जो कानून है, शादी विवाह जमीन जायदाद की जो मैटर है, या तो जो गुजारा भत्ता की जो बात करता है, माता पिता के गुजारा देने की जो बात करते हैं, ये सभी जो कानून होगा उस सबके लिए क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब थोड़ा समझ लीजिए, हम लिख भी दिए हैं, इसमें क्या होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में मेन चीज, सभी धर्म महिलाओं के लिए माता पिता की जो संपत्ति होगा सभी महिलाओं के लिए बराबर अधिकार हो जाए, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, फारसी हो, सब धर्म के लिए क्या हो जाएगा, माता पिता के संपत्ति में बेटी को पूरा समान अधिकार मिलेगा। समझ गए। महिलाओं की शादी की उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए सभी धर्म के लिए, और लड़का के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए सभी धर्म के लिए। इसके बाद कहा गया है एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी जाति और धर्म का हो, एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते हो जब तक आप कानूनी तौर तरीके से जो है तलाक नहीं दे देते हो, तब तक आप शादी नहीं कर सकते हो। जबकि मुस्लिम लोग में साथियों ऐसा नहीं था। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हो जाएगा तो सबके लिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद साथियों, शादी के बाद रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्रेशन जो होगा उन सबके लिए कानून क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। गोद लेने की जो प्रक्रिया का जो अधिकार दिए गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर, वो अधिकार भी अब सबके लिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल जब लाए हैं तो उस हिंदू कोड बिल में 5 कानून जो है अलग अलग समय में लागू हुआ। 1955 में कानून लागू हुआ हिंदू मैरिज एक्ट, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है 1956, फिर आया हिंदू एडॉप्ट एक्ट, ये भी कानून आया। ये चारों कानून साथियों आया 1955 से 1956 के बीच में। और ये कानून सिर्फ किसके लिए आए थे, तो हिंदू बौद्ध जैन के लिए, ये 3 लोगों के लिए ये कानून लागू था। पर बाबा साहब अम्बेडकर से हिंदू कोड बिल को लाने से पहले वो संविधान सभा में चर्चा कर रहे थे कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। पर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत लोग विरोध किए थे उस समय। तो साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर जब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे तो हम लोग जो है इस मामले में क्यों विरोध कर रहे हैं,
बाकी बात एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो लोग कहते हैं कि नुकसान है, वो नुकसान हो सकता है, एक मामले में हो सकता है। क्या? SC ST लोगों के लिए जो है यह कानून थोड़ा सा जो है गलत हो सकता है अगर सरकार अगर इस प्रकार से करती है तो। जैसे झारखंड के अंदर कानून चलता है, CNT एक्ट यहां कानून चलता है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम। यह कानून एक ऐसा कानून है जो कानून में क्या कहा गया है कि SC ST का जमीन को जो है बड़ी जाति के लोग नहीं खरीद सकता है। अगर भारत सरकार अगर इस कानून को पास करता है तो समझ लीजिए कि यह कानून हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। भारत देश में कानून है इंडियन फॉरेस्ट राइट टू एक्ट 2006। यह कानून जब 29 दिसंबर को पास हुई तो इस कानून में कहा गया कि वन में जो अधिकार होगा, वन का जो जमीन का अधिकार होगा वो किनका होगा। तो उनमें लिखा गया है कि आदिवासी लोग जो 13 दिसंबर 2005 से ठीक 3 पीढ़ी पहले से अगर कोई लोग जंगल में रह रहे हैं तो उस जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत सरकार लाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान सहायक हो सकता है। तो साथियों, सबसे पहले ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सरकार लेके आती है तो सबसे पहले हम लोगों को सरकार को दिखाना होगा कि उसमें क्या क्या चीज को लेके आ रहा है, कौन कौन सी मामला लेके आ रही है, किसके किसके बारे में जो यूनिफॉर्म सिविल मामला में लेके आ रही है। ये सभी चीज को पहले सरकार को दिखाना चाहिए, तब जो है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करनी चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके जानी चाहिए पार्लियामेंट में। पर उत्तराखंड सरकार साथियों यह बिल जो है आज 6 फरवरी के दिन जो है पेश करने वाले हैं। और ये जो बिल लेके ये आज के दिन जो है वहां की सरकार जो पुष्कर सिंह धामी है, वो जो बिल है उस बिल का नाम क्या दिया गया है, उसका जो फ्रंट वाला जो पेज है उस पेज में साथियों लिखा गया है इक्वालिटी थ्रू यूनिफॉर्मिटी, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं समानता द्वारा समरूपता। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस ड्राफ्ट में लिखा गया है समानता द्वारा समरूपता। और उसमें साथियों एक न्याय की देवी का तस्वीर भी छपा हुआ है। उस न्याय की देवी का जो तस्वीर है उस तस्वीर में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि न्याय देवी की जो आंख है, जिस आंख में काला पट्टी बांधे हुए रहती है, वो काला पट्टी नहीं है। तो इसका अब लोग विरोध करेंगे या क्या करेंगे वो तो पता नहीं। इनका कहना है कि कानून जब सबके लिए बराबर है तो फिर आँखियां खुला रहेगा, रहने दो। लेकिन साथियों आंख बंद इसलिए रखे जाते थे ताकि जो है ये एक संदेश देता था कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो अपराध करता है उन व्यक्ति को जो सजा बिना जाति बिना धर्म को देखे ही सजा दिया जाएगा। पर अब तो आंख खुला रहेंगे, इसका मतलब देखेगा वहां जाति कौन सा जाति का, ये कौन सा धर्म के लोग है, तब ये चीज देख के मतलब सजा देगा। तो इनका विरोध तो होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है साथियों। जब उत्तराखंड की सरकार 23 मार्च 2022 को बनी, इसके बाद 27 मई 2023 को जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कमेटी बैठा दिया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आप तैयार करिए। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार हो गया। अब ये जो है अब ये पेश होने वाला उत्तराखंड के विधानसभा में। अब बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान साथियों।